जी। माननीय श्री संजय सेठ जी, 20 मिनट। जी सर, आज बजट के इस महत्वपूर्ण चर्चा में मैं भाग लेने के लिए आपका, सभापति जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सदन के नेता जेपी नड्डा जी का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं सबसे पहले इस देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमें मौका दिया है इस देश की सेवा करने के लिए। ये 62 साल बाद ऐसा मौका हम लोगों को मिल रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस मौके पे हम लोग इस देश की सेवा करेंगे, इतनी उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये सरकार गरीब, पिछड़ों, किसानों और हर तबके के लोगों के जीवन के सुधार लाने का कार्य करेगी तथा साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छूने के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करेगी तथा मैं ये कह सकता हूं कि इन 10 सालों में इन सभी बातों का ध्यान में रखकर कार्य किए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जो पिछले 60 सालों में नहीं हो पाया। माननीय मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 24 साल से इस संसदीय कार्यों में लगे हुए हैं और उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, 24 घंटे देश की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ में मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट ये पेश किया है और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 7 बार इस बजट को पेश करने का। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की मिसाल है वो इससे पूरी तरह से दिखती है। ये बजट 2047 के विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बजट सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रदान करता है। ये हमारे देश के हर वर्ग, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगों की वृद्धि व सभी के हितों का ध्यान रखता है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां हमारी डबल सरकार, इंजन की सरकार है। वो विकास के नए मापदंड स्थापित कर रही है, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, स्टार्टअप हो या बेहतर कानून व्यवस्था हो। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज विश्व के प्रमुख देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी भारत में हो रहे विकास की सराहना कर रहे हैं। भारत का डंका विश्व भर में गूंज रहा है और ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में विश्व जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% है। आज भारत प्रथम 3 देशों में होगा। आज हमारे पासपोर्ट की, अगर हम विदेश जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत के साथ में देखा जाता है। यही नहीं, हमारे पीपीपी के संदर्भ में जीडीपी के मामले में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2023 में 2.5% से घटकर 2024 में 1.4 रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ चीन में विकास दर 2024 में 4.7 रहने की उम्मीद है और एक तरफ भारत है जो 2024 में 6.2% की दर से आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। हमारी सरकार देश के हर कोने में विकास पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या शहरी विकास हो। हमारा संकल्प है हम हर क्षेत्र में सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का लाभ पहुंचाएंगे। 2004 से 2014 तक के
हुए विकासों की तुलना में हमारी सरकार ने 2014 से 2024 के दशक में कई गुना अधिक प्रगति की है। हमारी सरकार अपने वादों को एक मिशन की तरह पूरा करने में दृढ़ विश्वास रखती है। ये बजट न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत को दर्शाता है, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान हमारी अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व प्रगति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 2014 में जब मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, हम विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज 2024 में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और ये उपलब्धि कोरोना और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद हासिल की गई है। ये गर्व की बात है कि भारत के कुल बजट का आकार पिछले एक दशक में 3 गुने की वृद्धि हुई है। 2013-14 में हमारा कुल बजट आकार 16.65 लाख करोड़ था। आज 2024-25 में ये बढ़कर 48.21 लाख करोड़ हो गया है। ये वृद्धि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार को दर्शाती है, बल्कि ये हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सुधारों का भी परिणाम है। 2004 से 2014 तक कुल मिलाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सिर्फ 12.4 लाख करोड़ खर्च किए गए थे, और पिछले 10 वर्षों में हमने 44 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। इस साल बजट में 11.1 लाख करोड़ अलॉट हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये 3.4 जीडीपी का इंफ्रा पर खर्च किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण हमारी सरकार को सिर्फ 8 साल काम करने का पूरे तरीके से मौका मिला है, लेकिन इस दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया गया है। महामारी के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कई विकसित देशों से भी ज़्यादा स्थिर थी। हमने 10 साल में 20 सालों का विकास किया देखा जाए तो ये डबल ग्रोथ का काम है। हमारी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3.1 ट्रिलियन की है। आज़ादी के बाद से भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 60 साल लगे थे। एक साल एक ट्रिलियन से 3.1 ट्रिलियन तक का सफर हमने सिर्फ 10 सालों में पूरा किया है, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना की महामारी के लिए भी निकले हैं। बढ़ती हुई रफ्तार के कारण भारत अगले 14-15 सालों तक हर 2 साल में अपनी अर्थव्यवस्था में औसतन $1 ट्रिलियन जोड़ सकेगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनके आगे आएगा। वित्तीय स्थिरता हमारी प्राथमिकता रही है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो वित्त वर्ष 21 में 9.2% था, वित्त वर्ष 24 में घटकर 5.6% हो गया है। 2024-25 के बजट में हम इसे और कम करके 4.9% तक लाने का लक्ष्य रखते हैं, और हमारा पहले का जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसे पूरा कर सकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना रहा है कि हर गरीब के पास अपना मकान हो। वो न केवल अपने घर बनवा रहे, बल्कि उसको एक सम्मानपूर्वक जीवन भी दे रहे हैं। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई है। अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ पीएम आवास योजना 2 के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास को पूरा करेगा, और इससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी।
इन मकानों के साथ साथ राशन, जल, बिजली, स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब भारत सरकार 1 करोड़ लोगों के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल भी लगा रही है। ये हमारे ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति जो प्राथमिकता है उसका प्रमाण है। हाल के वर्षों में भारत की रियल एस्टेट क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। विशेषकर रेरा कानून के लागू होने के बाद इस कानून ने घर खरीदारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, उनको एक भरोसा दिया है और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा भी मिल रहा है। पहले की सरकारों की तुलना में अब परियोजनाएं समय पे पूरी हो रही हैं, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवा मिल रही है, जिसके कारण भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंच गया है। 2024 की पहली तिमाही में चीन के रियल एस्टेट निवेश 2023 की पहली तिमाही के तुलना में 9.5 घटकर 2.2 ट्रिलियन युआन लगभग 0.31 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। वहीं भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश 2017 से 2022 के बीच में 3 गुना बढ़कर 26.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और अब मोदी 3 में 2025 तक रियल एस्टेट क्षेत्र का जीडीपी में योगदान को 8% से बढ़ाकर 13% करने का है। ये फॉरेन इन्वेस्टर का भारत के सरकार और उसकी नीतियों में अटूट विश्वास का प्रतीक है। मेट्रो के साथ साथ ये सारी परियोजनाएं नॉन मेट्रो सिटी में भी बहुत तेजी से विस्तार कर रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सभी राज्यों से ये आग्रह भी किया है कि वो रियल एस्टेट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी कम करें, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, इसलिए उन्होंने सारे स्टेटों से रिक्वेस्ट की है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे कई शहरों में महिलाओं को मदद मिलेगी और वह अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। भारत की स्टॉक मार्केट की ग्रोथ की गति को देखकर आज विदेशी निवेशक भी हैरान हैं। आए दिन सेंसेक्स नए रिकॉर्ड छू रहा है। मैं सदन को एक अपना पर्सनल किस्सा सुनाना चाहता हूं कि मैं कहीं पे गया हुआ था तो एक जापानी व्यक्ति मुझसे आके मिला। उसने कहा आप इंडिया से हैं? मैंने कहा जी मैं इंडिया से हूं। उसने कहा साहब मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि साहब मैंने स्टॉक में आपके यहाँ इन्वेस्ट किया था, उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ है, अब मेरा जीवन उस पैसे से बहुत आराम से कट रहा है। तो ये जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर अगर लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आके कर रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से भारत का विश्व के अंदर स्वरूप बना है उसका फल है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, समस्या और अवसर के बीच एकमात्र अंतर दृष्टिकोण का है। और जिस प्रकार से सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जी और NHAI ने समस्याओं के अवसर में बदला है और भारत के राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण को एक नई ऊंचाई देकर सड़कों का जाल बिछा दिया है, मैं उनको इस भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत में जिस गति से एक्सप्रेसवेज के निर्माण हो रहा है वह किसी भी और देश से कम नहीं है। सरकार की नीतियों ने न केवल नागरिकों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं बल्कि हजारों लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास पर हमारा फोकस अटूट है। भारतमाला जैसी परियोजनाओं के कारण भारत के कोनों कोनों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 2014 में हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, जो 2023 में बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गया है। जहां पहले यूपीए सरकार के दौरान प्रतिदिन केवल 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज मोदी सरकार में ये बढ़कर लगभग 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रही है।
हमारी सरकार ने अभूतपूर्व सड़क संरचना का निर्माण किया है, जिसमें मुंबई में अत्याधुनिक अटल सेतु से लेकर अटल टनल, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और ये 10,000 फीट ऊपर बनी है, उसका वो भी एक मिसाल बन के रह रही है। ये परियोजनाएं न केवल यातायात को सुगम बनाती है, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जहां 2008 से 2012 के बीच पूरी दुनिया में विभिन्न सरकारें ईवी गाड़ियों के क्षेत्र में $800 मिलियन खर्च करके 1 लाख से अधिक गाड़ियां बेच रही थी, वहीं पर यूपीए सरकार में ईवी गाड़ी पे कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ईवी की बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का पहला प्रदेश होगा जहां ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ है। आज भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, जहां ईवी वाहनों की संख्या 6,11,944 है। ये भारत के टोटल 28,30,565 इलेक्ट्रिक वाहनों में 18% का महत्वपूर्ण योगदान देती है। मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड उत्पादन भारत में हो रहा है तथा सबसे ज़्यादा 89 देशों को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहां 2014 में हम 78% इंपोर्ट करते थे, वहीं आज 97% सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं। मैं बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती का उल्लेख करना चाहूँगा। वित्त वर्ष 2024 में हमारे बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। अभी बैंकों का एनपीए इंसॉल्वेंसी एक्ट के कारण हमारा एनपीएस कम हो रहे हैं और कर व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस बेरोजगारी और गरीबी दूर करने का एक स्वांग रचती थी। यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान जितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, उससे कई करोड़ ज़्यादा नौकरियां 10 साल में मोदी जी के सरकार में पैदा की गई हैं। आज एमएसएमई के पंजीकरण पोर्टल पर जो लोग हैं, उनकी संख्या कुल मिलाकर 20 करोड़ है। एनडीए सरकार में 10 साल की अवधि में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से भी बाहर निकाला गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के युवाओं को जॉब क्रिएटर्स बनाएं। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, नए अवसर देने और नीति अवसर है। हमारा फोकस नए रोजगार प्रदान करना है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनके लिए भी 64 लाख से अधिक लाभार्थी उसमें हो गए हैं। इस बार मोदी जी ने जो गारंटी दी है, जो मोदी गारंटी कहलाती थी, वो रोजगार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दी है। अगर कोई बेरोजगार है और वो कोई रोजगार करना चाहता है, तो मोदी सरकार मुद्रा योजना के तहत उसे लोन उपलब्ध कराएगी। जो पहले 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे उन युवाओं को काफ़ी मदद मिलेगी जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इससे यूपी जैसे राज्य में 24 लाख लाभार्थी होंगे। आज मुद्रा लोन के द्वारा 58 लाख लाभार्थी को कर्ज दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमने एक महत्वाकांक्षी इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को अवसर मिलेगा। ये पहल न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल से लैस करेगी। इस योजना से कंपनी और युवाओं का दोनों का फायदा होगा। इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष करों को कम करके
व विवाद में पड़े लंबित मामलों को हल करने के प्रावधान लाए गए हैं। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा और विवाद में फंसे पैसे भी निकल आएंगे। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना स्थानीय शिल्प और परंपरागत उद्योगों को नया जीवन दे रही है, जिससे कई राज्य और देश अपना रहे हैं। माननीय समय समाप्त हो गया। 2 मिनट। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समाप्त करें। हाँ बस वैसे भी नियमों में माननीय सदस्य, वैसे भी नियमों में 2 मिनट में बस कुछ पढ़कर बोलना अलाउ नहीं है, तो आप समाप्त करें। बस मैं उत्तर प्रदेश के विकास और केंद्रीय बजट 2024-25 में हमारे राज्य के लिए प्रावधानों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक ऐसा बजट दिया है जो विकसित उत्तर प्रदेश का विकास की राह में और आगे ले जाएगा। इस बजट में उत्तर प्रदेश को लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। ये राशि केंद्रीय करों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और विशेष सहायता से आएगी। केंद्रीय करों से हमें 2,24,00,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। यूपी के 75 जिलों को डिजिटल सर्वे होगा और नेचुरल फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा लाभ यूपी को होगा। और PPP विमोट के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समाप्त हो गया आपका भाषण। बस खत्म कर रहा हूँ जी। आप खत्म ही कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। सुरक्षित उत्तर प्रदेश होने का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पिछले साल की तुलना में इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 8% बढ़ी है। 2017 में जब हम देश की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। उद्योगों के मामले में भी हमने बड़ी छलांग लगाई है। हो गया माननीय सदस्य। हमारे पास 15 औद्योगिक क्षेत्र, 12 विशेष पार्क और 4 विकास केंद्र है। रक्षा उद्योग। डॉक्टर फौजिया खान सर, थैंक आप यू बैठ वेरी जाएं। मच। धन्यवाद। आप I stand here, sir, to participate in the discussion.